अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बहुत सारे फ़ैसलों के असरात कानूनी और तकनीकी एतबार से शायद दुरुस्त भी हों, लेकिन उनको एक ख़ास हम सियासी ऐनक लगा के देखते हैं हर एक फ़ैसले को। और तकरीबन तमाम जो सियासी जमातें हैं उसकी अपनी मर्ज़ी की इंटरप्रिटेशन भी करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने छीना तो उसके अंदर यकीनन टेक्निकल फ्लॉज होंगे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने वो जो तौसीक की उस फैसले की जो इलेक्शन कमीशन ने लिया था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी ख़राबी थी कि एक पूरी सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह से सियासी अमल से बाहर हो जाती है। तो आम तौर पर जमहूरी माशरों के अंदर गुंजाइश पैदा की जाती है, इंक्लूसिव प्रोसेस बनाया जाता है ताकि उसमें सब लोगों की शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन यकीनन होगी कि वो उसको कह देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कि जाइए ये एक हफ़्ते के अंदर ये फ़्लॉज़ हैं, आप इनको ठीक करके ले आइए, नहीं तो ये इम्प्लीकेशंस हैं, आपसे बल्ले का निशान या रजिस्ट्रेशन आपकी छिन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वो रास्ता इख्तियार करने की बजाय इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक कर दी। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया और पूरी पार्टी को आज़ाद हैसियत में किसी को बैंगन, किसी को चिमटा, किसी को जूता और इस तरह के निशानात अलॉट किए गए तस्दीक में। पीटीआई वालों को फिर भी पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी तादाद में वोट डाले और बड़ी तादाद में वो कौमी असम्बली की नशिस्तें भी जीता है और उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और कभी किसी और जमात में शामिल हो रहे हैं। और अभी भी उनके सामने एक अलमिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनका फ़ैसला ये किया कि आपकी सीटें जो रिज़र्व सीट्स बनती हैं आपकी, वो तो बाकी जमातों में तकसीम कर रहे हैं, आपको मिलेंगी नहीं। तो इस तरह की हम फजूलियात से बच सकते थे माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट को बड़ा सोचना चाहिए था और बड़ा ये था कि आपने 8 फरवरी को इंतखाबात करवाए थे, आपने एक अच्छा काम किया था। आपने माजी के हवाले से वो सादिक और अमीन के मुतनाज़ा फ़ैसले थे, कंट्रोवर्शियल फ़ैसले थे। मैं नहीं कहूँगा कि उसमें से कोई फ़ैसला था जिसको हम सताइश की नज़र से देखते हैं, वो बुरे फ़ैसले थे। उसको काजी फ़ायज़ ईसा ने दुरुस्त किया, बिल्कुल अच्छा काम किया आपने लाइव कवरेज यूट्यूब के ऊपर दिखानी शुरू की। जस्टिस अतम निल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आगाज़ किया था, सुप्रीम कोर्ट ने काजी फ़ायज़ ईसा ने उस पर पहल की, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कुछ फ़ैसले हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर उसके असरात होंगे और वो असरात ना सिर्फ अदारा फ़ेस करता है बल्कि पाकिस्तान में जमहूरियत का जो सफ़र है वो भी फ़ेस करता है। जो पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन है, उन्होंने एक तकरीब के अंदर आज से चंद माह पहले इसी वाक़े का तज़किरा किया कि ये इंक्लूसिव प्रोसेस नहीं था, सब इसमें शामिल हो सकते थे अगर पार्टी सिंबल उसको असाइन हो जाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो कुछ अरसे के लिए तो इसके ऊपर हमें खामोशी नजर आई, लेकिन आज एक लेटर सामने आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली उनकी उस तकरीर को रिस्पॉन्ड किया। उसके अंदर उन्होंने कई और चीज़ों का हवाला दिया, जैसे ईरान के अंदर वो मुसद्दिक रजीम कैसे गिराया गया था उसका तज़किरा किया, बेलफोर एकॉर्ड का जो उसका तज़किरा किया। लेकिन वापस पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान का मुफाद किस में था कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट एक जुडिशल सिस्टम हो, पाकिस्तान में एक अच्छा निज़ाम हुकूमत हो जो जमहूरी कदरों के करीब तरीन हो, पाकिस्तान में फंक्शनल डेमोक्रेसी हो, फंडामेंटल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की वहाँ पर पासदारी की जाए, वायलेशन ना हो रही हो, उन चीज़ों से गुरेज़ किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ख़त तो मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ख़त ना लिखती तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ये वो वजाहत है जो तकनीकी एतबार से हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ठीक हो, लेकिन जमहूरी कदरों को अगर सामने रखें तो उसके मुनाफी हो जाता है। और ये तनाज़ा सिर्फ यहीं तक नहीं समेटा जाता, बहुत सारे ऐसे बेहुदा नोयत के केस हैं, जैसे इद्दत वाला केस है, वो ना होता हमें कोई बड़े बड़े लोग उसमें या रियासत उसके अंदर फ़रीक बनती ना नज़र आती। फ़रीक पता नहीं ऑफिशियली है या नहीं, लेकिन उस तरह से लगता है ये तासुर देना कि एक इद्दत वाले मामले को लेकर हम किसी की तज़हीक या उसकी इज़्ज़त से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गुरेज़ करना बहुत बेहतर होता है, बहुत ही बेहतर होता है कि इसको गुरेज़ किया जाए, ऐसी सतह तक ना ले जाया जाए। और वो मामला लगता था कि आज अदालत उसको उठा के या कल उसको उठा के परे फेंक देगी, तो वहाँ पर भी हमें अदालत के अंदर आज बेहूदगी नजर आई। बहुत ही नामुनासिब किस्म की गुफ्तगू जो दोनों तरफ से हुई, ना होती तो बहुत बेहतर था। जो कुछ उसके बाद हुआ खावर मानिका के साथ, वो भी ना होता तो बहुत बेहतर होता, उसको मारा गया, नीचे गिरा दिया गया। फिर इसी तरीके से साइफ़र वाला मामला लगता था कि वो भी अदालत से निकल जाएगा, बाकी केसेस से भी जो कुछ हुआ वही उसके साथ होगा, वो केस अगले की तारीख पड़ गई है। यहाँ पर उन्होंने दूसरी तरफ वो जो अदम एतमाद का इजहार किया वो कहीं और रेफ़र कर दिया। कितनी देर ऐसे खेलेंगे? और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर के शान शान नहीं है कि इस लबो लहजे में गुफ्तगू करें कि अदलिया के अंदर काली भेड़ें। सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं कि उसके तमाम के नवाज शरीफ के जमाने में तो कई कई साल जमानतें नहीं होती थी, आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। अदलिया से, अदालत उज़्मा से कि मेहरबानी करके आप पाकिस्तानी हैं, जज हैं, काजी हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा,
ना कोई सियासतदान होगा। ये तारीखी अल्फाज हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इनको प्राइम मिनिस्टर साहब को तलब कर सकती है, क्योंकि अदालत के ऊपर असरअंदाज होने की इससे ज़्यादा वाज़ेह कोशिश नहीं हो सकती कि प्राइम मिनिस्टर उस मुल्क का दरख्वास्त कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से केसों का हवाला दे के। मतलब मैं समझने से कासर हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब कैसे ये बयान दे सकते हैं। बहरहाल उन्होंने दिया ये बयान। और दूसरी तरफ से हुकूमत चाहती क्या है? हुकूमत ही चाहती है कि क्योंकि पुराने मुकदमे ख़त्म हो रहे हैं और अभी ये तनाज़ा हमने समेटना नहीं है। हुकूमत को कुछ खौफ खुदा करना चाहिए, सियासी तरीके से मसला हल करे, तो इसलिए कुछ नए केस खोल लें। वो केसों की नौयत क्या होगी, सुनिए। का मुल्क तोड़ने का जो आपने एक तहरीक का आगाज किया है, कानून अपनी हरकत में आएगा। और न सिर्फ कानून अपनी हरकत में आएगा, जो गद्दारी का अलम आपने बुलंद किया है, हुकूमत वक्त इस पे पूरा आपसे हिसाब भी लेगी और उसके साथ साथ आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की नौयत क्या है जिस पे काबीना ने गौर किया? ये 196 है, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 6 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, और ये है पनिशेबल अंडर सेक्शन 108A और सेक्शन 153A और सेक्शन 194A और सेक्शन 195A। ये तमाम जो है ये कहते हैं रियासत के खिलाफ फिर बगावत का इल्जाम हो गया ना जी। अपॉन कंप्लेंट, एग्जैक्टली। ये तो अज़मा बीबी रियासत के खिलाफ बगावत का इल्जाम हो गया ना। स्टेट के खिलाफ साजिश तो हो रही है। जो हमारे साथ प्रोग्राम में शुरका हैं, शोएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सीनियर सियासतदान फैसल वाडा साहब हमारे साथ हैं। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। शोएब साहब, ये तनाज़ात अदालत वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस PTI वर्सेस PDM गवर्नमेंट या शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, ये कितनी देर ऐसे चलेगा? पाकिस्तान कितनी देर ये अफोर्ड कर सकता है ये तनाज़ा? नदीम साहब, आपने पूरा अहाता कर लिया, बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की। सबसे पहली बात यह है कि जब एक शख्स की नफ़रत में सारे इदारे इस तरह पीछे पड़ जाएं कि पूरे कानून, आइन, इंसाफ का जनाजा निकाल दें, तो फिर इसी तरह के दिन देखने पड़ते हैं। देखें, आइन के मुताबिक 3 सतून हैं हमारी रियासत के, मुक़र्रना, इंतज़ामिया, अदलिया। लेकिन बदकिस्मती से एक सुपर स्टेट एक रोल किसी ने ले लिया है, वह है इस्टेब्लिशमेंट। और इंतज़ामिया जिसके सरबराह जनाब शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू थी, वो बदतरीन किस्म की PDM मन की सूरत में उन्होंने कारकर्दगी दिखाई। आज वो कठपुतली से ज़्यादा उसका स्टेटस नहीं है, इसलिए कि वो हारे हुए हैं, ख़ुद भी हारे हुए हैं और उसकी सारी पार्टी भी हारी हुई है। 17-18 सीटों के साथ बैठ के इक़्तिदार संभाल रहे हैं। आपका मामले में जो आज ट्रिब्यूनल का फ़ैसला है, बड़ा धांसू किस्म का फ़ैसला है। वो आखिरी मोहलत दी गई है 47 जी, आखिरी मोहलत 47 था। तारिक फजल चौधरी साहब को कहा गया है कि ये आप कब तक जमा कराएं उसकी 5 तारीख तक, 5 जून तक। 5 जून, और अगर 5 जून तक नहीं कराया तो वरना उसका राइट स्ट्रक ऑफ हो जाएगा। राइट स्ट्रक ऑफ हो जाएगा। और फॉर्म 45 भी लेकर आएँ। आज हालांकि 2 दफ़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, और हर किसी को मिलते हैं, सिर्फ मुझे नहीं मिले, मुस्तफ़ा खोखर को भी मिले, TLP को भी मिले, जमात इस्लामी को मिले, पीपल्स पार्टी को मिले, उनको भी मिले। और उन्होंने आज उनके वकील ने क्या, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो हमारे पोलिंग एजेंट्स ने लिए ही नहीं फॉर्म 45। ये अदालत में कहा? जी, अदालत में उन्होंने कहा। तो अगर वो जवाब के साथ फॉर्म 45 ना हुए तो नहीं लगाते, तो बहुत बड़ा तनाज़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो जानबूझ के, चूँकि जज साहब ने 2 बातें बड़ी अहम की थी पिछली तारीख पे। उन्होंने कहा जो एक भी फॉर्म 45 टेम्पर्ड या गलत दाखिल करेगा, यहीं से जेल जाएगा। जो टेम्पर्ड दाखिल करेगा वो यहीं से जेल जाएगा। ये जज साहब जहांगीर साहब है, जहांगीरी साहब, तारिक जहांगीरी साहब। नंबर 2, जो जवाब देंगे उसके साथ एक आपका बयान हल्फी होगा, और वो बयान हल्फी कल कलाम कुरान पे भी मैं हाथ रखवाऊंगा। और तीसरी बात भी की उन्होंने कहा कि इसकी जो फोरेंसिक है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी हो सकती है। यानी उन्होंने कहा कि ये ना समझें कि पाकिस्तानी इदारे अगर इसको मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान से बाहर भी हो सकती है। तो ये 3 चीज़ों के बाद अब वो भाग रहे हैं। N47 इसका मतलब है कि पहला टेस्ट आ रहा है इंशाअल्लाह। और ना उन्होंने जवाब दिया आज तक, ना उन्होंने फॉर्म 45 जमा कराए, ना उनकी नीयत है। वो तो खैर पता चल जाएगा कि नीयत उनकी होगी तो 5 जून को जवाब तो जो बातें आपने की है ना, देखें सबसे वाडा साहब से जवाब ले लें। दोबारा आपकी तरफ आता है वाडा साहब, ये बहुत मामला गंभीर शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की उसके अंदर तो बाकायदा वो जजों से वैसे ही दरख्वास्त करते नजर आते हैं जैसे 8 फरवरी से पहले उन्होंने कहा था कि हमें 2/3 अक्सरियत या सादा अक्सरियत दिलाई जाए ताकि हम खुद फैसले करें। वो भी दरख्वास्त कहीं कर रहे थे, तो आज जजों से दरख्वास्त करते नजर आए। मुझे मालूम नहीं है कि ये तरीकाकार कितना दुरुस्त है और कितना गलत है। कुछ रोशनी डालेंगे आप? नदीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मलिक साहब, आपकी सब बड़ी इज़्ज़त करते हैं और आपके तज़किये को सब बड़े एहतराम की तरह देखते हैं, लेकिन मेरा आज आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ इस बात पर है। जहां आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर
इंटरफेयर कर रहा है, वो वजह आपकी बात है, लेकिन वहाँ आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि आप ये भी कहें कि जो अदालती निज़ाम में लोग बैठ के जिस किस्म के दिल दहलाने वाले रिमार्क्स पेश कर रहे हैं वो भी आइन और कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। तो हम बात मेरी करें, आपकी करें, अदलिया करें और फ़ौज की करें या प्राइम मिनिस्टर की करें, हम इक्वल प्लेटफॉर्म पे करें। मैं अगर किसी चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ या आप हैं या कोई और है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और जगह पे बैठे हुए आदमी के आप सवाल नहीं कर सकते। तो अगर जहाँ प्राइम मिनिस्टर की आपको रिजर्वेशन है, और मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ आपके व्यू को हमेशा से, वहाँ आपकी रिजर्वेशन ये भी होनी चाहिए जिस किस्म के कमेंट्स और रिमार्क्स आते हैं जो इंसान की तजलील कर देते हैं और दिल चीर के पार कर देते हैं, वो रिमार्क्स भी आइन और कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। ना ही किसी जज को किसी पे जजों को नाप तोल के बोलना चाहिए। ये बात ठीक है, खुली अदालत के अंदर जो उनके रिमार्क्स हैं वो नाप तोल के देने चाहिए। लेकिन यहाँ वाडो साहब कुछ अजीबोगरीब मामला हो रहा है। हुकूमत कहती है, पैमरा की तरफ से वो ऑर्डर जारी कर देती है कि कोर्ट्स की कार्रवाई कवर ही ना करें। वो कोई ऐसा तरीकाकार दुनिया में राइज नहीं है कि आप ऐसी पाबंदियाँ आयद कर दें। मुझे लगता है कि हम सारा कुछ गलत करके निज़ाम को ठीक करने की कोशिश करें। ये नहीं हो सकता कि हम 100 चीज़ें गलत करें और एक चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें। नदीम मलिक साहब, जवाब भी गलत ही आएगा। देखिए नदीम मलिक साहब, मैंने जहाँ पैमरा का नोटिफिकेशन पढ़ा है उसमें जो आपने फैसला लिख दिया है, फैसला वो आपको दिखाने की इजाज़त है, बताने की इजाज़त है, लेकिन तहरीरी, लेकिन आपने जो रिमार्क्स दिए जो दिल दहला दे इंसान को, एक अनरेस्ट पैदा कर दे पाकिस्तान में, किसी की हैसियत, किसी की औकात, खुदाई दावे करना शुरू हो जाए कोई भी, वो तो आप नहीं दिखा सकते। वो तो वैसे भी मीडिया की जिम्मेदारी है। अगर मैं यहाँ कोई बात ऐसी कर दूँ तो मीडिया बीप कर देगा मुझे, या मीडिया मुझे सेंसर कर देगा। तो रिमार्क्स जो दिल दहला दे, नहीं सर, कोर्ट प्रोसीडिंग की एक सेंसिटिविटी होती है, दिल दहलाया जाए या ना दहलाया जाए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो रिपोर्ट करना पाबंदी होती है मीडिया के ऊपर। कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा है जज के रिमार्क्स। तो जज साहब नाप तोल के दें, उसके ऊपर आपको प्रोसेस अपनाना चाहिए। मैं वहाँ आपको सपोर्ट करूँगा, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को, इलेक्टेड एमपीज को, इलेक्टेड सेनेटर्स को उनकी तस्दीक नहीं करनी चाहिए। जी नदीम मलिक साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए नदीम मलिक साहब, अगर आप नाप तोल के रिमार्क्स दे रहे, सर आंखों पर है, लेकिन आप किसी की तजलील कर दें, आप खुदाई दावे करें, हैसियत और औकात बता दें। औकात तो सर जो दो ग्रेड 2 का आदमी है, सड़क पे बैठा आदमी, उसकी औकात और हैसियत भी अल्लाह ही बता सकता है। हम तो नहीं बता सकते ना, हम बता सकते कौन इज्जतदार है, कौन कितना बेइज्जत है, हम तो नहीं बोल सकते। ये तो अल्लाह की चीज़ दी हुई है। आप किसी को हकीर और फ़कीर तो नहीं बना सकते। इस बात के ऊपर नाप तोल के देंगे तो टीवी दिखाएगा, नाप तोल के नहीं देंगे तो नहीं दिखाएगा। इसमें तो कोई गलत चीज़ हुई नहीं है। आपकी जो जजमेंट टीवी को दिखाना चाहिए, टीवी का ये फर्ज है उसको दिखाए, बाबाने दौल दिखाए। ठीक है। अच्छा, एक इसके ऊपर तीसरी चीज़ ये कि देखिए शोएब शाहीन साहब, लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला है, सीरीज़ ऑफ ऑर्डर्स हैं जो हमारी सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर आज एक फ़ैसला जारी किया और उन्होंने पाबंद किया है कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है इसकी रोशनी में आपको ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने पड़ेंगे। अब हुकूमत ने एक कारनामा सर अंजाम दिया, उन्होंने एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि रिटायर्ड जज भी लगाए जा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट कह रही है वो लगेंगे जो हाई कोर्ट भेजेगी। तो इसका मतलब है कि वो ऑर्डिनेंस वगैरह का असर तो ख़त्म हो गया जी। फिर ऑर्डिनेंस का इफ़ेक्टिवनेस अभी तो ख़त्म होगी प्रैक्टिकली। देखें, जो भी सिटिंग जज को जब लगाना होता है, जो लॉ है एज इट इज़, जो एग्जिस्टेंस है, इन्होंने क्या किया, जजेस के नाम भेजे। उन्होंने कहा नहीं जी, आप मेरे पास 20 नाम भेजो, इलेक्शन कमीशन हम सिलेक्ट करेंगे कि किसको जज ट्रिब्यूनल का जज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मकसद क्या है, यानी नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन काज। एक प्रिंसिपल है, आप रेस्पोंडेंट हो, आपने फ्रॉड किया है, आपने फोर्जरी की है, आपने इलेक्शन की है, या आपके ऊपर इल्जाम है, आप इल्जाम है ना, टेम्परिंग का इल्जाम है। 26 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है उसका, वो तो खत्म हो गया ना। अच्छा, अब आपके खिलाफ जो जज लगना है वो चीफ जस्टिस की मर्जी से नहीं लगेगा, वो इलेक्शन कमीशन सिलेक्ट करेगा कि मेरे खिलाफ केस कौन सुनेगा। तब हाई कोर्ट का ये फैसला आज वाला है, वो ये कहता है कि वो जज लगेगा जिसको हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने ऑलरेडी नॉमिनेट कर दिया। और ये तमाम सूबों में यही हुआ। पंजाब में पिछले जज साहब ने सैकड़ों की तादाद में पटिशन्स हैं। अमीर भट्टी साहब जो पुराने चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल बना दिए। नए आए तो उन्होंने 6 जज और नॉमिनेट कर दिए। उन्होंने कहा जी कम से कम 8 जज तो हूँ जो ट्रिब्यूनल्स को केस सुने, क्योंकि वो 2 जज अगर बैठ के सारा दिन यही काम करें, कोई और काम ना करें, तो भी 5 से 10 साल केसों का फैसला नहीं हो सकता। कानून ये कहता है कि 6 महीने में फैसला होना चाहिए, 4 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब बात ये थी कि इनकी बदनीयती ये थी कि जनाब उन्हीं 2 जज से चलता रहे। उन्होंने अगर 6 जज और नाम दे दिए, उन्होंने उसको रोक लिया। अब उसके ऊपर पटिशन हुई सलमान अकरम राजा की, और वो पटिशन आज एक्सेप्ट होगी और उम्मीद है कि वो लग जाएंगे। हो सकता है उसको चैलेंज भी करें। मगर ये जो बदनीयती है लॉ बनाने की, मुझे यहाँ से आप इनकी बेईमानी देखें। ये पहले रिटायर्ड जजेस लगा सकते थे,
लेकिन जब लॉ अमेंड हुआ उसके अंदर रखा गया सिटिंग जजेस लगाएंगे और कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस से, और चीफ जस्टिस जो है नाम देगा। चीफ जस्टिस ने नाम दे दिए, आपने उनको लगाना था, सिटिंग जजेस हो सकते थे, सब कुछ सारे पूरे सूबों में ठीक हो गया, इस्लामाबाद में ठीक हो गया, आपको सिर्फ पंजाब से क्या तकलीफ थी? इसका मतलब है कि अगर आप सच्चे हैं, लेट द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स, अदलिया को फैसला करने दें। हमें तो ये सारे यही कहते थे ना, आपके सामने ही है, जाएं जी ट्रिब्यूनल जाएं। हम जब जुडिशल कमीशन की बात करते थे, जाएं जी ट्रिब्यूनल जाएं। अब जब ट्रिब्यूनल की बारी आई है तो आप ट्रिब्यूनल नहीं बना रहे। आज 4 महीने आपने गुजार लिए। वाडा साहब ट्रिब्यूनल वाला टेस्ट केस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सियासत में कुछ और ही इसके असरात होंगे। अगर 5 जून वाला फैसला जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब हैं और शोएब शाहीन साहब हैं, शायद वो पहला एक वाज़े किस्म की वो डेडलाइन हमारे करीब आ रही है जिसमें अदालत ने उस दिन ये बताना है कि अगर तारिक फजल चौधरी साहब का जवाब अदालत के लिए तसल्ली बख्श नहीं या उस दिन उनका जवाब नहीं आता तो फिर ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा। इस्लामाबाद की 3 सीटों के ऊपर इशू है, 3 सीटों के ऊपर, और NA 47 में शोएब साहब खुद उम्मीदवार थे। आप क्या देखते हैं इसके अंदर आउटकम क्या हो सकती है? नदीम मलिक साहब, आपके ही शो पे जब ये इलेक्शन जिस दिन हुए हैं उसके चौथे दिन हमने शो किया था, आपके आर्काइव्स में है वो, मैंने कहा था 2-4 सीटों का फैसला ज़रूर हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है अगर आप किसी फैसले की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने जिक्र किया कि जी जज साहब कोई हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कुरान उठवाऊंगा, तो क्या कानून के अंदर कुरान उठाने की गुंजाइश है? क्या आइन के अंदर है? फिर तो कुरान जज से भी उठवा लेंगे। मतलब ये किस किस्म की नॉर्म्स हैं जिसकी आइन और कानून में तशरीह नहीं है? आप कुरान शरीफ जैसी किताब जो हमारी आखिरी किताब है उसकी सैंटिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं लाकर। मतलब ये आइन और कानून से बाहर जाके क्यों बातें हो रही हैं? तो फिर इसका मतलब है कि मैं भी कल उठूँ और शोएब शाहीन साहब या आप उठें और कहें जज को कुरान दे दें, फिर क्या होगा? फिर कुरान के अंदर सच बोलेंगे? कितने लोग सच बोलते हैं और कितने नहीं बोल सकते? और कितने झूठे भी हैं? 45 और 47 की जो सियासी एक जंग है 45 और 47 की, इसका आउटकम क्या होगा? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर 5 जून को जज साहब ने एक ऑर्डर लिखवाया तो क्या होगा? 2-4 सीटों का फैसला होगा सर, 2-4-5 सीटों का फैसला होगा। मैंने आपके ही शो पे सर ईद के इलेक्शन के चौथे दिन या 5वें दिन, क्या आप कल रिकॉर्ड निकलवा लीजिएगा सर। हाँ, ये 4-5 दिन तो नजर आ रहे हैं, 4-5 सीटें सर। ये तो देखिए प्लेइंग टू द गैलरी जो खेल है ना सर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है, पुश्तपनाही हो रही है। अभी तो ये जो परसों इकदाम हुआ है, शोएब शाहीन साहब इसको बहुत इजी ले रहे हैं यू टर्न करके। ये जो 9 मई से कनेक्टिविटी 1971 की वॉर है, इसमें ये पार्टी बैन की तरफ जा रही है। आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे कि वो ऐसा नहीं है कि आया गया चला गया और डिस्कनेक्ट कर दिया और आपने कहा मैं नहीं था और जैसे 9 मई के अंदर मैं नहीं था। ओ भाई, ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इसकी आप कह रहे हैं पार्टी के ऊपर बैन लग सकता है? इद्दत का बिल्कुल। जब आपने MQ पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई, लंदन पे पाबंदी लगाई थी, किस बेसिस पे लगाई थी? तहरीक लब्बैक जो है वो तो एंटी पाकिस्तान नहीं है, एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं है। आपने उनको भी शेड्यूल 2 में रखा हुआ है। तो आपने जो कल परसों इकदाम कर दिए, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। और देखिए ये तो खेल चलता चला जा रहा है कि मैं पकड़ता जाऊंगा तुम छोड़ते चले जाना, मैं पकड़ता जाऊंगा तुम छोड़ते चले जाना, एंड में करतूतों की वजह से सभी अंदर चले जाएंगे। मैं तो उस बात पे खड़ा हूं। बट अगर आप मेरिट पे ये लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है जो आप कह रहे हैं फैसल वाडा साहब कि एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लग सकती है। ये बड़ी खतरनाक बात है, ये आसान बात नहीं होती सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाना। 1971 में अवामी लीग के ऊपर पाबंदी लगी थी, आपको पता है? उनके 162 में से 160 सीटें ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने जीती हुई थी। उनको पाबंदी लगा के उनकी सारी सीटें आज़ाद हो गई थी और वो सारी सीटें जो थी बाद में वो दूसरी जमातों के अंदर तकसीम कर दी गई थी। और बुरी मिसाल है, ये अच्छी मिसाल नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उस रास्ते को अपनाएंगे। हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे हमने इतना बड़ा नुकसान उठाया। नहीं, आज भी तो प्रैक्टिकली पाबंदी लगाई भी आपने, बल्ले का निशान आपने छीन लिया। आज भी हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना पड़ा। वाडा साहब जवाब दे रहे हैं, आप क्या इतला दे रहे हैं? मैं नदीम साहब, मैं तो वो इतला दे रहा हूँ जो अंदर खाने गवर्नमेंट की बातचीत हो रही है, चल रही है, जिसके कंसल्टेशन हो रही है और बहुत सीरियस हो रही है। वो अभी ना माने बाद में माने, हमेशा मैं पहले बात कहता हूँ, बाद में लोग आके मानते हैं। और जो जारियाना तरीक़ेकार लेफ्ट राइट और सेंटर से हो रहा है, ये जारियाना बैटिंग का नताइज पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। और यूजुअली जब आप 6 बॉलों के अंदर 100 रन बनाने हो जो नामुमकिन है, तो आप जारियाना बैटिंग करते हैं और उसमें बोल्ड या हेड विकेट हो जाता है। तो यहाँ बहुत सारे लोग जो जारियाना बैटिंग करें, उनकी अपनी फाइलें, उनके अपने स्केलेटन्स, उनकी अपनी बेईमानियाँ हैं। यहाँ कोई पाकिस्तान के लिए नहीं खड़ा हो रहा, यहाँ कोई पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए नहीं खड़ा हो रहा। यहाँ सब अपनी चोरी, बेईमानी, अपनी फाइलों को छुपा के हीरोइज्म को आगे ले जाकर जारियाना खेल खेल रहे हैं, पुष्पनाई भी कर रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात भी कर रहे हैं।
मीडिया की भी बात कर रहे हैं, इस सब के पैरामीटर्स को बड़ी दूर अंदेशी से देखने की ज़रूरत है मलिक साहब। और आइंदा आने वाले दिनों में जो सियासतदानों का भट्टा बैठना था, हम तो हैं ही 90% ख़राब लोग, हमारी फाइलें भी हैं, वीडियोस भी हैं, बाल बच्चों की इज्जत भी नहीं, हम जंगल में, हमारा सब कुछ हो गया। अब फिक्र वो लोग करें जिनकी अब आनी है, ये सब चीज़ें, फाइलें भी आनी है, वीडियोस भी आनी है, ये सब चीज़ों की फिक्र वो लोग करें। हम तो गुजर गए सियासतदान, किनकी फाइलें और वीडियोस आनी है सर? लगाने की कोशिश करते हैं। फाइलें और वीडियोस किसकी आनी है सर? हमारे साथ तो जो होना था ना सर, अभी आप देखते चले जाए। अभी तो मैं देखे ना, जो बात मैंने की, मेरे पे इल्ज़ाम लग गया प्रॉक्सी का, सबूत अभी तक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जाके बात की, एमएनएस ने बात की, 24 करोड़ लोग बात कर रहे हैं। आप क्या आप सबको बुला लेंगे? ये तो 24 करोड़ों का मसला है भाई, ये आदल इंसाफ का मसला। फाइलें और वीडियो आनी है वाडा साहब? और मैंने तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नदीम मलिक साहब, मैंने आपको कहा ना, सियासतदानों की जो होना था ना, हम तो गुजर चुके हैं इन चीज़ों से। अब हमारे पास खोने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए हम बेहतरी कर सके तो कर सके। अब बाकी लोग अपनी फिक्र करें, हमें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम अपने आप को ठीक कर सकते, क्योंकि हम तो 90% खराबी की तरफ जा चुके हैं एज सियासतदान। हम कोशिश करेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी और डिस्कस करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अहमद फरहाद के हवाले से हमने 1-2 प्रोग्राम में बात की है। ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, इसको उठा लो। उसने वो नज़म लिखी थी, उसके बाद बेचारा खुद ही उठाया गया। आज उसकी कश्मीर के किसी इलाके में पुलिस हिरासत दिखा दी कि कम अज़ कम वो किसी जगह पे अब बंदा मौजूद है पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर। ना उठाते तो बेहतर होता। मुझे आज तक नहीं था पता अहमद फरहाद कौन है। मुझे भी नहीं था पता कि उसने नज़म लिखी हुई है कि इसको उठा लो। तो अब पूरे शायद पाकिस्तान को पता होगा। ऐसी चीज़ें अवॉइड कर लें तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। ऐसे एक्शन पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है। सर आपकी तरफ आ रहा हूँ दोबारा। ब्रेक से पहले वाडा साहब ने जिक्र किया कि पीटीआई के ऊपर बैन लग सकता है और कुछ फाइलें और वीडियोज़ और आने वाली हैं। बैन लग सकता है पीटीआई के ऊपर? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है, जिसके हुकूमत डिक्लेरेशन भेजती है। लेकिन उन्होंने कहा हुकूमत एक्शन गौर कर रही है, ये कहा उन्होंने। साथ क्या हैसियत है? देखिए, पहली बात है प्रैक्टिकली तो बैन आपने कर दिया, इलेक्शन हमें नहीं लड़ने दिया, बल्ले का निशान हमसे छीन लिया। आज भी हमारे इलेक्शन को तीसरी मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा बना के बैठा हुआ है। अभी तक हमें बाकायदा पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा चुकी है, जिसकी वजह से आपका बल्ले का निशान गया था। चलें, जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसके बारे में आज भी जो खत लिखा है, मैं क्या कह सकता हूँ, ना वो फैसला करते ना एक बहस खत्म होने वाली बहस को फिर दोबारा उन्होंने खुद छेड़ दिया। आपकी रिव्यू भी है ना, अभी पेंडिंग है, उसका फैसला लगना प्रपोज वाली खबर बड़ी खतरनाक है सर। देखें, बैन वाली कोई हैसियत नहीं है। वाडा साहब कह रहे हैं हुकूमत गौर कर रही है, मुख्तलिफ कर ले, ये कठपुतली है इनकी, क्या हैसियत है हुकूमत की? अज़मा बुखारी की बातें नहीं सुनी उन्होंने? वो आर्टिकल कोई CRPC 196 और 195 आपका हाल है, ये पहली दफा लगा रहे हैं। वो 195 क्या है? रियासत के खिलाफ बगावत है। रियासत के खिलाफ बगावत आपका हाल ये पहली दफा लगा रहे हैं। 203 मुकदमात में 20-25 गद्दारी के मुकदमात लगे हुए हैं। लेकिन अगर उन्होंने वो बगावत की इतलाक किया पीटीआई के अगेंस्ट तो पीटीआई डॉक होगी ना। देखे ना, पीटीआई कोई ऑफिशियल शख्स तो नहीं है ना, पर्चा होगा तो शख्स के खिलाफ होगा। जमात के खिलाफ डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट अप्रूव करती है, कैबिनेट। सर इस वक्त पीटीआई और उसकी इमरान खान और उसकी लीडरशिप के खिलाफ सर आप इसको हल्का ले रहे हैं। काबीना ने, पंजाब काबीना ने एक हफ्ता पहले इसके तजवीज़ के ऊपर गौर किया है। जो इमरान खान के खिलाफ लीगल एक्शन की प्रपोजल आई थी, उसके जवाब में अज़मा बुखारी ने ये तफसील जारी की। आपको बताऊं इनके पास और है क्या सिवाय इमरान खान को पॉलिटिकल? सिर्फ इमरान खान, या पीटीआई बैन लग जाएगी, फिर क्या करेंगे? देखें, पहली बात तो आपको मैं वाज़ेह कर दूं, इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमात 20-25 मुकदमात गद्दारी के ऑलरेडी हैं, जिसमें जमानतें कन्फर्म हुई हैं, बेल बिफोर अरेस्ट कन्फर्म हुई हैं। लिहाजा ये बदनीयती पे मुकदमे हैं। इन टिकटॉकर्स को और इन कठपुतलियों को पता है कि ये जीत के नहीं आए हुए, ये फॉर्म 47 की पैदावार है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस बात के कि इमरान खान को जाली तरीके से अंदर रखा जाए। अदालतें के पास सिर्फ 2 मुकदमात थे बाकी, जिसमें आज फैसला आना था इद्दत वाले केस का, आज फैसला आना था साइफर वाले, कल फैसला आना था साइफर वाले, जो छुट्टी होगी, जो छुट्टी की वजह से वो दोनों आगे पीछे हो गए। लेकिन अब जो ही फैसला इसका आता है, बाकी जो मुकदमात आप ये बनाना चाहें बना लें। अभी कौन इसको पूछेगा? आउटस्टैंडिंग ऐसा केस कोई नहीं है जिसमें कन्विक्शन हुई हो। कन्विक्शन वाले ये 2 मामलात हैं, अगर ये अदालत ने सेट असाइड कर दिया, खत्म होगी बात, तो फिर बेल रोकनी मुश्किल हो जाएगी। बेल किसी केस में भी बेल ये रोक सकते हैं। और दूसरी बात ये है, बैन के ऊपर आप कह रहे हैं पीटीआई को बैन किया जा सकता है। अभी पंजाब काबीना में एक हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले एक समरी मूव की गई थी कि लीगल एक्शंस अगेंस्ट इमरान खान। अब आप कह रहे हैं कि पीटीआई के खिलाफ आज वो बैरिस्टर अकील ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है
ये सीरियस मैटर है। इसका मतलब है कि काबीना इसके ऊपर वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को ऑथोराइज़ करेगी और एक डिक्लेरेशन भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। आपको इस साइड पे चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं? कोई दुरुस्त राह तो नहीं होगी? बहरहाल आपसे मैं ओपिनियन चाहता हूँ कि इस तरफ जाते हुए मामला नज़र आ रहे हैं। मलिक साहब पहले तो नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो आप शोएब शाहीन साहब मेरे भी दोस्त हैं, इनसे पूछें कि जो परसों ट्वीट हुआ है 71 की वॉर के ऊपर, उसको ये ओन करते हैं? जो पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे हुआ है और ट्विटर पे आया है, उसको ओन कर रहे हैं या उससे सब उलट पुलट होकर पीछे रिवर्स गेयर लगा है? ये तो पूछ लें पहले, यहाँ पे ये पूछे फिर मैं आपको पूरा जवाब बता दिए। इसका जवाब दे दें। इसका जवाब हमारे चेयरमैन गौहर साहब कल ऑफिशियली दे चुके हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमारा अकाउंट नहीं है, उन्होंने कहा इमरान खान उसे मैनेज नहीं करते। बस सिंपल वही हमारा नहीं, अकाउंट तो आपका ही है ना। जो हमारे चेयरमैन ने ओपिनियन दे दी हम उसी के ऊपर रहेंगे। और दूसरी बात, मुझे एक बात और बता दें। तो इसका मतलब ये है कि आपके पाकिस्तान का, एक मिनट सर, एक मिनट वाला साहब, मैं बात मुकम्मल करूँ। पाकिस्तान के एक जुडिशल कमीशन, एक ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट सीनियर मोस्ट जज की सरबराही में कमीशन बना, उस कमीशन को आपने पब्लिश भी कर दिया और उसके रिपोर्ट पढ़ने के ऊपर, मैंने वो नहीं ट्वीट नहीं पढ़ी कि क्या आया, उस रिपोर्ट के पढ़ने से 3-4 बातें आती हैं। नंबर 1, जिंदा कौमें हमेशा माजी की गलतियों से सबक सीख के आगे चलती हैं। नंबर 1, अदलिया उस वक्त आज़ाद नहीं थी। नंबर 2, आइन मुअत्तल था। नंबर 3, कानून एक बांदी बना हुआ था चंद ताकतवर लोगों के हाथों में। नंबर 4, जमहूरियत को ढकोसला बना दिया था। जमहूरियत के मुताबिक चलने की बजाय आपने उठा करके ऐसे लोगों के हवाले कर दिया। अभी करंट सिचुएशन के बारे में मैं सिर्फ आखिरी बात, आज भी आपके ये 4 मसाइल हैं। अदलिया आज़ाद होने की कोशिश करती है, उसको इंटरफेयर करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तमाम हाई कोर्ट्स ने लिख के दिया है कि हमारे रास्ते में रुकावट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जब हम उनको इनकार करते हैं तो हमें लाइफ थ्रेट है। ये चारों हैंडल पे आया वो हमारे सामने है। आज इमरान खान का एक इंटरव्यू जो है वो मेहदी हसन ने छापा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उसके अंदर इमरान खान ने कहा है कि जो उनके ऊपर ये पाबंद सलासल रखने के पीछे जो एक शख्स है उसका नाम जनरल कमर जावेद बाजवा, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा। और उन्होंने कहा, पूछा कि कोई रिग्रेट है किसी चीज़ के ऊपर, तो उनका एक ही रिग्रेट है कि मैंने भरोसा किया जनरल बाजवा के ऊपर। तो ये सारी साजिश के पीछे उनका एक ही फ़र्द, और किसी को मैं ज़िम्मेदार ठहराता नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि मामला कुछ अभी इधर उधर घूम फिर रहे हैं। आप जिस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो बड़ी खौफनाक चीज़ है, वो बड़ी एक्सप्लोसिव होगी, ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती है सियासत उसके बाद। देखिए नदीम मलिक साहब, अल्लाह करे कि उससे पहले सबकी दिल और दिमाग में अकल आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को नुकसान होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शोएब शाहीन साहब ने आपके वहाँ इतराफ़ कर लिया कि ये एक बयानिया बनाने निकले। उस बयानिया आपने कौम भी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करी। जहाँ पॉपुलर है इमरान खान साहब, जहाँ लोग उनको पॉपुलर लीडर मानते हैं, वहाँ उनके इस बयानी से लोग बहुत तकलीफ में भी आए हैं। जो 71 वाला आपने काम किया, अब आपने जब उससे रिवर्स होने की कोशिश की तो इट्स टू लेट। इसकी अब माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी। मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी अल्लाह में यहाँ करने वाली ज़ात है, लेकिन मैं 99% दुनियावी तौर पर कह रहा हूँ कि इसकी अब माफ़ी नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने अभी शोएब शाहीन साहब ने कहा कि अदलिया आज़ाद होने की कोशिश कर रही है। भाई आप इसी अदलिया के लिए जब आप रिमार्क्स दे रहे थे, आपके रऊफ़ हसन साहब रिमार्क्स दे रहे थे, आपके दीगर लीडर नाम ले लेके रिमार्क्स दे रहे थे, तो ये वो क्या अदलिया आसमान की अदलिया थी? वो भी पाकिस्तान की अदलिया थी। तो जो फेवरेबल हो वो अदलिया आपको पसंद है, आप उसके लिए जमहूरी तौर पे खड़े हैं। जो आपके फेवर में ना हो उसको आप वो गलाजत उस पर उगलें और वो ट्रोलिंग करें और वो उस पर काम करें जो दुश्मन भी ना कर सके। ये दो म्यार ना रखें, या गला पकड़ें या पैर पकड़ें। अब जब गला नहीं पकड़ सकते तो पैर पड़ जाते हैं। आपके जो दलेर लोग बाहर निकले तो वो बिलों में वापस चले गए। मुराद सईद का मैंने कहा वो नहीं आएगा, उसके बाद आपकी पार्टी ने भी कहा वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वजह क्या है? नदीम मलिक साहब, आपने कहा जो पीटीआई ने ट्वीट की है बहुत जरूरी है आपके लिए। नदीम मलिक साहब आपके लिए बहुत जरूरी है ये पता करना कि मुराद सईद को क्यों पार्टी अभी तक छुपा रही है और कह रही है सब आ जाएंगे बाहर, वो नहीं आएंगे। ये अब इसको ढूंढने की बड़ी जरूरत है। ये बहुत सारे पजल खुलने हैं, जहारियाना बैटिंग पुष्पताई करने वालों को भी, उनकी भी चीजें खुलनी है। वाडा साहब, ये धागा जब खुलेगा आप कह रहे हैं तरल करके सारी चीजें गिरेगी। आप कह रहे हैं जो ट्वीट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल हैंडल से या इमरान खान के अकाउंट से 71 वाला जो कंपैरिजन किया गया, तो उसकी अब माफी नहीं है, उसकी अब सजा नहीं। कुल्हाड़ा मारा है, 9 मई कुल्हाड़ी थी, ये कुल्हाड़ा मार दी है। मैं ये बार बार आपके प्रोग्राम में निशानदेही कर रहा था कि सब ने मिलकर ऐसी जगह पे ले जाना है जहां से कोई दुनियावी तौर पे कानूनी तौर पे ना निकल सके। वहां पहुंच गई है पार्टी,
अब आप इसको माने ना माने, 15 दिन बाद माने, 2 महीने बाद माने, तो आपकी मर्जी है। अच्छा, ब्रेक आ गया जी। ये सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाना, बहरहाल हमारी तारीख से जो हमने चीज़ें देखी हैं, अवामी लीग वाला वाक़या देखा है, नैप वाला, नेशनल अवामी पार्टी वाला जो अब ANP है, तो दोनों चीज़ें दुरुस्त नहीं थी, अभी भी गुरेज करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसके ऊपर अपने मेहमानों से और राय लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शोएब साहब, बेशुमार चीज़ें हैं जो टकराव नज़र आता है, परेशानी बहुत होती है। आज अभी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक ऑर्डर जारी किया और वो सही ऑर्डर जारी किया। उन्होंने कहा कि जो जिस कंपनी का इक्विपमेंट यूज़ होगा ये फ़ोन रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। और पूछा किस कानून के तहत रिकॉर्डिंग होती है। इसका जवाब हमें पता होना चाहिए था, लेकिन नहीं पता। वो केस सामने आया तो 1 साल से इधर उधर पिंग पोंग हो रही है, अभी तक जवाब नहीं आ रहा। कानून तो इस पर मौजूद है। मैंने ये केस जस्टिस बनियाल के पास आर्गू किया था, इसमें कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक आप हाई कोर्ट के जज से इजाज़त लेके कर सकते हैं, और वो भी किसका, जो हीनियस ऑफेंस में, टेररिज्म में कोई बंदा मुलविस है, और जो इजाज़त के बगैर करेगा उस ऑफिशियल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा और वो जेल में जाएगा। 3 साल या 5 साल सज़ा है उसकी। तो कानून तो मौजूद है। कोई कर नहीं रहा, उसके बगैर रिकॉर्डिंग, उसके बगैर हो रही है। ये तो एक जुर्म है, और जो जुर्म कर रहा है और जो जुर्म का इस्तेमाल करके उसको आगे फैला रहा है, ये सारे मुजरिम हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर आज अगर एक जज ने एक नोटिस ले लिया कि यार खुदा के लिए किसी की प्राइवेसी रहने दो, हमारा इस्लाम क्या कहता है। देखें, इवन यहाँ तक सबसे बड़ा जुर्म है, ज़िना के मुजरिम को भी जब तक 4 गवाह नहीं लाएंगे, अगर 2 आते हैं ना तो उनको कज़फ़ का सज़ा होगी। बात यह है कि आपके यहाँ प्राइवेसी को अल्लाह ने एक प्रोटेक्शन दी है। आप उस प्रोटेक्टेड एरिया में घुस के लोगों के घरों में, बैठकों रूम में लगा रहे हैं कैमरे। आज़म स्वाति के साथ क्या हुआ, एक जज साहब के साथ क्या हुआ, जिन्होंने ये लिख के दिया है। और जिस तरह से अब आज भी वीडियो और ऑडियो की बात कर रहे हैं वाडा साहब, मुझे अफसोस होता है कि ये बातें नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई ये कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस मुआशरे को कहाँ हम लेके जा रहे हैं। हमने क्या आइन और कानून की बालादस्ती रखनी है या नहीं, सवाल सिर्फ यहाँ है। कैबिनेट का भी रोल है ना, कैबिनेट भी इसको ऑथोराइज करती है कि कहाँ आपने वो वायर टैपिंग करनी है, कहाँ आपको नहीं इजाज़त। नहीं, वो जज इजाज़त देगा। जज इजाज़त देगा कानून के मुताबिक। कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ओवरसाइट मैकेनिज्म कोई नहीं है। जज की इजाज़त के बगैर आप नहीं कर सकते। ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुलना है हमारे सामने। आप जो ऑडियो वीडियो कहते हैं मजीद आनी है, वो आ जाएंगी, वो भी कोई बात नहीं है, आजकल में आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा भी। कोर्ट जब पूछेगी कि बताइए तरीकाकार क्या था और किस किस की रिकॉर्डिंग की गई, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल ही आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जो बातें अभी जना वाला इन्होंने बताया कि 2 गवाह होंगे तो वो भी माफ़ हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात की शोएब साहब ने। शोएब साहब, तो फिर मुझ पर जज ने जब इल्ज़ाम प्रॉक्सी का लगाया तब तो 2 लफ्ज़ बोल देते और खड़े होते सही के ऊपर कि जज किसी के ऊपर बगैर शबायत के प्रॉक्सी भी नहीं कह सकता, इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता। आधा तीतर आधा बटेर ना करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बिल्कुल सही कह रहे हैं नदीम मलिक साहब, नहीं होनी चाहिए ये सब चीज़ें। लेकिन सिर्फ टेररिज्म नहीं होता इसके अंदर फाइनेंशियल टेररिज्म भी है, इसमें इमोशनल टेररिज्म भी है, इसमें मॉरल टेररिज्म भी है। ये वीडियो जहाँ तक गलत है बनाना, वहाँ वो भी काम गलत है जो घटिया लोग घटिया काम कर रहे होते हैं और फिर बैठ के फरिश्ता अपने आप को साबित कर रहे होते हैं। तो उनकी भी निशानदेही, जहाँ ये वीडियो गलत है वहाँ उनके घटिया काम भी उतने ही बुरे हैं। और फिर सही को सही कहें, पूरा सही और आधा गलत नहीं होता ना सर, या आधा गलत होता है या पूरा गलत होता है या पूरा सही होता है। हम कहते हैं अपनी मन से, अपनी हिसाब से जो चीज़ हमें सूट करती है हम कर लेते हैं। हम बाएं लाज पाकिस्तानियों के लिए तो बात करना पसंद ही नहीं करते। अपनी ज़ात, अपनी हर चीज़, अपना सब कुछ। मैं कहता हूँ शोएब शाहीन साहब जैसे लोगों को ऊपर आके बड़ा स्पेक्ट्रम के ऊपर बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बात करनी चाहिए। फैसल वाडा साहब और शोएब दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।